हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत अनुच्छेद 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, जो कि आपकी किताब में पेज 49 पर है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने यह जाना है कि उदाहरण 1, जो कि आपकी किताब में पेज 45 पर है, में दी गई स्थितियों को बीजगणितीय रूप में हम x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y बराबर 20 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त ये दोनों समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप हमें आकृति 3.2, जो कि आपकी किताब में पेज 46 पर है, के रूप का प्राप्त होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण x ऋण 2y बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा AB है और रैखिक समीकरण 3x धन 4y बराबर 20 का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा PQ है। हम यह पहले जान चुके हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सदैव एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है और सरल रेखा के रूप में प्राप्त इस ग्राफीय निरूपण में प्रत्येक बिंदु उस दी गई रैखिक समीकरण के हल के संगत होता है। अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसके ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखा के एक बिंदु होता है। और इसका विलोम भी सत्य होता है कि अगर किसी रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखा का हम एक बिंदु लें तो उसके संगत हमें दिए गए रैखिक समीकरण का एक हल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी दिए गए रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखा में जितने बिंदु होते हैं उतने ही उस दिए गए रैखिक समीकरण के हल होते हैं। और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी सरल रेखा में अनंत या असंख्य इनफाइनाइट नंबर में बिंदु होते हैं। अतः किसी दिए गए रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। इस प्रकार x माइनस 2y बराबर 0 जो रैखिक समीकरण है उसके भी अनंत हल होंगे और दूसरे रैखिक समीकरण 3x धन 4y बराबर 20 के भी अनंत हल होंगे। अब जब हम इन दोनों समीकरणों से एक रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं तो उस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वह हल होता है जो इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल होता है। यानी ऐसा हल जो उभयनिष्ठ हल हो या सर्वनिष्ठ हल हो, यानी इन दोनों समीकरणों का जो हल होता है वही दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। इसे अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 के ग्राफीय निरूपण से प्राप्त जो AB सरल रेखा है, इससे जो हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं उनमें, और 3x धन 4y बराबर 20 के ग्राफीय निरूपण से जो हमें सरल रेखा PQ प्राप्त होती है
और इससे भी हमें इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं। इन हलों में इन हलों में जो हल दोनों ही रैखिक समीकरणों के हल होते हैं उन्हें ही हम सर्वनिष्ठ हल या उभयनिष्ठ हल कहते हैं, और वही हल इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक हल के संगत ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखाओं का एक बिंदु हमें प्राप्त होता है प्रत्येक हल के संगत। तो ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ हल है उसके संगत भी हमें बिंदु प्राप्त होंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, और वह बिंदु Q है, जिसके निर्देशांक 4,2 हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा। और जब एक ही हल हमें प्राप्त होता है, दूसरा कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ आप समझते हैं। द्वितीय का मतलब जब दो हों तो हम द्वितीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आ यहाँ पर लग गया द्वितीय से पहले, यानी जब द्वितीय दूसरा कोई ना हो, तो जब एक ही हल होता है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि उसका हल केवल एक ही है, या हम कहते हैं कि अद्वितीय हल हैं। तो जब भी रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफीय निरूपण आकृति 3.2 के रूप में हमें प्राप्त हो, तो उस स्थिति में हमें अगर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना हो, तो हम यह देखते हैं कि दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यानी दोनों रेखाएं उसमें कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं एक दूसरे को, और जिस बिंदु पर वो दोनों रेखाएं काटती हैं वह बिंदु ही दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल को व्यक्त करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके निर्देशांक 4,2 हैं, और यहाँ पर भुज जो होता है चर x के लिए चर x को व्यक्त करता है, और कोटि जो होती है वो चर y को व्यक्त करती है, चर y के मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 2 है। और इस प्रकार 4,2 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाता है, अद्वितीय हल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को संगत रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं, और साथ ही साथ अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। संगत के लिए कंसिस्टेंट शब्द होता है अंग्रेजी में। और अब हम रैखिक युग्म समीकरण के दूसरी तरह के ग्राफीय निरूपण के बारे में जानेंगे, जो कि हमें उदाहरण 2 में दी गई स्थितियों, जो कि आपकी किताब में पेज 47 पर है, जिसे हमने पिछले वीडियो में जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसमें दी गई स्थितियों को जब हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x धन 3y बराबर 9 और 4x धन 6y बराबर 18। ये दोनों रैखिक समीकरण दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। और इस स्थिति में जब इसका ग्राफीय निरूपण हम करते हैं तो हमें पेज 47 पर ही दी गई आकृति 3.3 के रूप का ग्राफीय निरूपण प्राप्त होता है। इसमें दोनों ही समीकरणों के संगत हमें एक ही रेखा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों ही समीकरणों से प्राप्त सरल रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं, अर्थात
एक दूसरे पर इस प्रकार आपतित होती हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला समीकरण 2x धन 3y बराबर 9 था, उसके संगत हमें एक सरल रेखा यहाँ पर प्राप्त होती है और इस पर स्थित जो असंख्य बिंदु होते हैं वो इस रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 9 के हल होते हैं। साथ ही साथ जब हम 4x धन 6y बराबर 18, ये भी दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, इसका जब ग्राफीय निरूपण करते हैं तब भी हमें यही सरल रेखा प्राप्त होती है और इस पर भी असंख्य अंत्य बिंदु होते हैं, इसलिए इसके भी असंख्य हल होते हैं। क्योंकि हम यह जानते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण में हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसके ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखा का एक बिंदु होता है। तो इस प्रकार इस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उतने ही हल इन समीकरणों के हैं। अब मैंने आपको यह बताया था कि ये दोनों रैखिक समीकरण जब अलग अलग हम लेते हैं तो उनके अनंत हल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं और सदैव हमें ऐसा प्राप्त होता जब एक समीकरण हम लेते हैं दो चरों में, तब उसका ग्राफीय निरूपण जब हम करते हैं तो हमें अनंत बिंदु मिलते हैं और जब हम हल की बात करते हैं तो हमें असंख्य हल मिलते हैं। लेकिन जब हम दोनों समीकरणों को एक समीकरण युग्म के रूप में लेते हैं तो हम ऐसे हल तलाशते हैं जो दोनों ही समीकरणों के हल हों और हम ऐसे बिंदु ढूंढते हैं जो दोनों ही समीकरणों की ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखाओं पर स्थित हों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त सरल रेखाएं परस्पर संपाती हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, इस प्रकार आपतित हो रही हैं, तो हमें अनंत बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जो दोनों ही सरल रेखाओं पर स्थित होते हैं। अर्थात हमें इस स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु जो होते हैं वो अनंत प्राप्त होते हैं। दोनों ही सरल रेखाओं पर स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है और इसी कारण से इन दोनों जो समीकरणों से बनने वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके हल भी अनंत होते हैं। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है, सदैव हमें रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना है कि हमें ऐसा हल ढूंढना है जो दिए गए दोनों समीकरणों का हल हो और दोनों में उभयनिष्ठ हो या सर्वनिष्ठ हो। और साथ ही साथ यदि हम ग्राफीय निरूपण के माध्यम से इस बात को कहें तो हम यह कहेंगे कि हमें उनके ग्राफीय निरूपण में उन बिंदुओं को तलाशना है जो दोनों ही समीकरणों के ग्राफीय निरूपण पर स्थित हों। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के सभी बिंदु एक दूसरे पर स्थित हैं, यानी सभी जो अनंत बिंदु हैं इस ग्राफीय निरूपण पर जो स्थित हैं, यानी इस सरल रेखा पर जो स्थित हैं, वो सब के सब दोनों ही समीकरणों के ग्राफीय निरूपण पर स्थित हैं। इसलिए इस ग्राफीय निरूपण यानी इस दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण से प्राप्त जो सरल रेखा है उस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं अर्थात अनंत बिंदु, वो सब के सब इस रैखिक समीकरण युग्म के हल को व्यक्त करते हैं या हल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जब हमें हल प्राप्त हो रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म से, चाहे एक हल प्राप्त हो रहा हो चाहे अनंत हल प्राप्त हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम यह कहते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और यहाँ पर हम ऐसे समीकरण युग्म को एक और नाम से पुकारते हैं आश्रित रैखिक समीकरण युग्म, और आश्रित के लिए डिपेंडेंट अंग्रेजी में शब्द लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने संगत रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में दो तरह के रैखिक समीकरण युग्म जाने हैं, जिसमें ये रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वह आश्रित रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है, जिसे हम संगत रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। और दूसरा जो पहले हमने पढ़ा था अभी,
उसमें हमने कहा था कि इसमें इसमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल प्राप्त होता है। तो हल यहाँ भी हमें मिलता है, भले ही एक मिलता है, यहाँ पर भी हम इसे संगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, लेकिन इसे एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं अविरोधी रैखिक समीकरण युग्म। तो दो तरह के रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और तीसरी तरह का जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वह उदाहरण 3 में, जो कि आपकी किताब में पेज 48 पर है, के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो स्थितियां दी गई हैं उसे आप अगर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 के रूप में और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये दोनों ही समीकरण एक रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। और इस रैखिक समीकरण युग्म का जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो इसी पेज पर आपको आकृति 3.4 के रूप में जो दिया गया ग्राफीय निरूपण है उसी प्रकार का ग्राफीय निरूपण आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं दो सरल रेखाएं दिखाई गई हैं। x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 के संगत जो हमें ग्राफीय निरूपण प्राप्त हुआ है उसमें एक सरल रेखा RS हमको प्राप्त हुई है। और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसके संगत हमें PQ सरल रेखा प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेखाएं सरल रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं वे समान दूरी पर हैं, अर्थात इनके बीच अंतर समान है, अर्थात ये रेखाएं समांतर हैं। और समांतर रेखाओं को अगर हम आगे कहीं बढ़ाते हैं या पीछे की ओर कहीं बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में हमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है, अर्थात ये दोनों रेखाएं कहीं मिलती नहीं हैं। और इस कारण हम यह कह सकते हैं ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हमें प्राप्त नहीं होगा। और जब उभयनिष्ठ बिंदु हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें उनके ग्राफीय निरूपण में जो हमें उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होते हैं वो ही उस रैखिक समीकरण युग्म के हल को व्यक्त करते हैं। तब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इसके ग्राफीय निरूपण में जो दो सरल रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं उसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं चाहे आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए कहीं पर भी जाकर के मिलेंगी नहीं। और ऐसी स्थिति में इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो उसके संगत हमको कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम यह कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये दिया गया रैखिक समीकरण युग्म जो है यह असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इनकंसिस्टेंट इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है। इनकंसिस्टेंट रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त होता है। तो पहली दो स्थितियों में जो हमने रैखिक समीकरण युग्म पढ़े वे संगत रैखिक समीकरण युग्म थे। संगत का अर्थ संगत रैखिक समीकरण युग्म से आप यह समझें कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिनका कोई न कोई हल अवश्य होता है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो। और असंगत रैखिक समीकरण युग्म वह होता है जिसका कोई हल न हो, अर्थात एक भी हल न हो। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि ग्राफीय विधि से अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना होगा तो हमें दो स्थितियों में तो हल प्राप्त होंगे, लेकिन तीसरी स्थिति में हल हमें प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी स्थिति में हमें हल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही साथ दूसरी स्थिति में भी हल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें अनंत हल होते हैं। हम केवल पहली स्थिति में, जबकि अद्वितीय हल हमें रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त होता है, उस स्थिति वाले समीकरण
रैखिक समीकरण युग्म के ही हल हम ज्ञात करते हैं। अब अगर हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को और उसके हल के अस्तित्व को सारांश में व्यक्त करें तो आप अपनी किताब में पेज 51 पर देख सकते हैं। 3 प्रकार से हम उसके सार को व्यक्त कर सकते हैं। उसमें पहला है कि रेखाएं एक बिंदु, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ये वे रेखाएं हैं जो रैखिक समीकरण युग्म जब आपके पास होता है तो उसका ग्राफीय निरूपण जब करते हैं तो हमें उसमें रेखाएं, ग्राफीय निरूपण में सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं रेखाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। पहली स्थिति में क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, और अगर ऐसा कर रही हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसलिए अद्वितीय हल होता है। और ऐसे समीकरण युग्म को हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं, और यह संगत समीकरण युग्म भी कहलाता है, संगत समीकरण युग्म भी कहलाता है। दूसरा है रेखाएं समांतर हो सकती हैं, और रेखाएं जब आपने रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्राप्त किया तो उसमें जो सरल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं वो समांतर भी हो सकती हैं, और अगर समांतर होती हैं तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, जैसा अभी हमने पढ़ा था, और ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो स्थिति बन सकती है वो ये हो सकती है कि जो दोनों रैखिक समीकरणों या रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय निरूपण में प्राप्त जो सरल रेखाएं हैं वे रेखाएं परस्पर संपाती हो सकती हैं, अर्थात एक दूसरे पर इस तरह से आपतित हो सकती हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, और ऐसी स्थिति में दोनों ही सरल रेखाओं का प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी दोनों ही रेखाओं पर स्थित होता है, और ऐसी स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या अर्थात अनंत हल होते हैं। और ऐसे समीकरण युग्म को हम आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं, जो कि संगत समीकरण युग्म भी होता है। तो ये 3 जो स्थितियां हैं वो सारांश के रूप में है जो अभी तक हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो व्यापक रैखिक समीकरण होता है, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म होता है, वह वास्तव में हम कैसे लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। इसके बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त की थी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा हमने पढ़ा है। और यहाँ पर जो x के गुणांक और y के गुणांक हैं, गुणांक का अर्थ होता है उनके साथ गुणा में जो है अंक या संख्याएं, तो यहाँ पर x के साथ गुणा में a1 है, y के साथ यहाँ गुणा में b1 है, और c1 में ना तो चर x है ना y है, इसीलिए इसको अचर पद कहते हैं। इसी प्रकार x के साथ दूसरे समीकरण में गुणांक a2 है, y का गुणांक दूसरे समीकरण में b2 है, और c2 जो है वह अचर पद है क्योंकि इसमें x और y नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये गुणांक ऐसे होने चाहिए कि सबके सब वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और वास्तविक संख्याओं के साथ साथ इन शर्तों का भी पालन होना चाहिए कि a1 स्क्वायर धन b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, a2 स्क्वायर धन b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। अब ये दोनों शर्तें कैसे आती हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। आपको पता होना चाहिए, जब रैखिक समीकरण, व्यापक रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने यह पढ़ा था कि अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 को एक रैखिक समीकरण के रूप में लेते हैं तो उस स्थिति में a1 0 नहीं होना चाहिए और b1 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शर्तें हमें लगानी पड़ती थी। अब इन दोनों शर्तों को एक शर्त के रूप में जब हम लिखते हैं तो हम a1 की घात 2 धन b1 की घात 2 बराबर नहीं है 0 ऐसा लिखते हैं, या a1 का वर्ग धन b1 का वर्ग बराबर नहीं है 0 के। तो 2 शर्तों को मिलाकर के एक शर्त के रूप में लिखा गया था। ऐसे ही a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग बराबर नहीं है 0 के, ये भी 2 शर्तों को मिलाकर के लिखा गया है। आप जानते हैं कि जब a1 0 नहीं है तो उसका वर्ग भी 0 नहीं होगा, और b1 जब 0 नहीं है तो b1 का वर्ग भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग करने पर अगर ये ऋण में मान होते हैं तो धन में हो जाते हैं।
तो इस स्थिति में जब दोनों ही धनात्मक मानों को जोड़ेंगे तो कभी वो 0 के बराबर प्राप्त ही नहीं होगा। तो इस शर्त के द्वारा दो शर्तों को हम एक करके लिखते हैं। आप चाहें तो दोनों शर्त लिखें अलग अलग, और चाहें तो एक ही यही शर्त लिख दें, और इससे दोनों शर्तों को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें, समझने का प्रयास करें, इनकी तुलना की जाती है। जो हमारे पास दी गई दो चरों में रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हम उनकी जब तुलना करते हैं व्यापक रैखिक समीकरण से, तो कैसे उनके गुणांकों के मान हम ज्ञात करते हैं, उसको समझने के लिए आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0 है। इसको आप जब व्यापक रैखिक समीकरण युग्म देखते हैं तो दोनों हर पद के बीच में धन चिन्ह ही होता है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया है, तो इसको भी धन चिन्ह के रूप में हमें बदलना पड़ता है। और जब धन चिन्ह के रूप में हम बदलते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2x धन 3y धन ऋण 7 बराबर 0। यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया ऋण 7 को। ऐसे ही दूसरा जो समीकरण है 9x ऋण 2y धन 8 बराबर 0। जब व्यापक रैखिक समीकरण युग्म को हम देखते हैं, व्यापक रैखिक समीकरण को देखते हैं, तो उसमें सभी पद धन चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको धन चिन्ह के साथ जोड़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 9x धन ब्रैकेट में ऋण 2 को लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर धन 8 बराबर 0। इस तरह से हम लिख लेते हैं। सभी पदों के बीच में धन चिन्ह ही हमें दिखे, इस तरह से कर लेते हैं। और फिर हम x के गुणांक की तुलना x के गुणांक के साथ कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, और ऊपर व्यापक रैखिक समीकरण में x का गुणांक a1 है, तो a1 बराबर 2 हो गया। उसी a1 बराबर 2 को यहाँ पर लिखा गया, a1 बराबर 2 हो गया। y का गुणांक दिए गए समीकरण में 3 है, और जब व्यापक रैखिक समीकरण में हम देखते हैं तो y का गुणांक b1 है, इसीलिए b1 बराबर 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर अचर पद जो है वो ऋण 7 है, और व्यापक रैखिक समीकरण में अचर पद c1 है। पहले समीकरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर c1 बराबर ऋण 7 हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे रैखिक समीकरण के लिए भी मान ज्ञात कर सकते हैं। a2 बराबर 9, b2 बराबर ऋण 2 और c2 बराबर 8। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे सारणी 3.4 के बारे में, जो कि आपकी किताब में पेज 51 पर दी गई है। इसमें 3 तरह के रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने जिस तरह के रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, उसे एक सारणी में दिया गया है। आप देखें, पहले प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म आपको यहाँ पर दिया गया है, और इनके गुणांकों के अनुपात निकाले गए हैं। दोनों समीकरणों के गुणांकों के अनुपात निकाले गए हैं। x के गुणांकों का अनुपात अलग निकाला गया है, y के गुणांकों का अनुपात अलग निकाला गया है, और अचर पदों का अनुपात अलग निकाला गया है। तो जब a1 बटा a2 निकाला गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, उसी 1 बटा 3 निकाला गया है। फिर y के गुणांकों की तुलना b1 बटा b2 निकाला गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं y के गुणांक -2 है, और यहाँ पर y का गुणांक 4 है धन का, उसे -2 बटा 4 जब b1 बटा b2 निकालेंगे तो -2 बटा 4 हो जाएगा। ऐसे ही c1 बटा c2, यहाँ पर कोई भी आपको अचर पद नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर -20 है, तो 0 बटा -20, वही यहाँ पर 0 बटा -20 लिखा गया है c1 बटा c2 निकालने के लिए। अब इनको जब निकाला जाता है तो ये हमें प्राप्त होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अनुपातों की जब तुलना की गई तो ये पाया गया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ये दोनों ये 3 अनुपात जो हैं यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 हम निकाल लेते हैं, और इस हिसाब से अनुपातों की तुलना करते हैं। अगर हमें a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 मिलता है, तो उस स्थिति में जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म होता है, उसके अगर हम ग्राफीय निरूपण की बात करें तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी क्या होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। और बीजगणितीय निरूपण के अंतर्गत अगर हम उसके हल की बात करें तो हम कहेंगे कि उनका हल एक ही होता है, या कहें कि अद्वितीय होता है। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, दूसरे नंबर पर दिया गया है, उसके लिए भी हम अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का मान ज्ञात करते हैं और अनुपातों की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। और इस स्थिति में
जब हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। और अगर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें और उसके अंतर्गत हल की बात करें तो वहाँ पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। इससे आप पहले से परिचित हैं, इन दोनों ही स्थितियों से आप पहले से ही परिचित हैं। ऐसे ही तीसरे प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है कि x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 और a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 इन तीनों ही अनुपातों के मान निकाले गए हैं। और जब अनुपात के मान निकाले गए तब यह पाया गया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अगर इस तरह का हमें संबंध मिलता है अनुपातों की तुलना करने पर, तब हम यह कहते हैं कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और हम ऐसा करके देखते हैं तो हमें ऐसा मिलता भी है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर अनुपातों की तुलना करने पर इस तरह का हमें संबंध मिलता है तो हम कहेंगे कि उन दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय निरूपण में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ अगर बीजगणितीय निरूपण के अंतर्गत हम हल की बात करें तो हम यह कहेंगे कि इस स्थिति में हमें कोई हल नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से तीनों ही प्रकार के जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसके अंतर्गत जो निरूपित रेखाएं हैं और उनके हल हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब उसको भी सारणी से जो हमें प्राप्त हुए हैं निष्कर्ष उनको अगर हम देखें तो सारणी 3.4 से आपको पेज 52 पर लिखे गए हैं उसके निष्कर्ष कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हैं। अगर वह प्रतिच्छेद करती हैं तो यह स्थिति यह शर्त पूरी होगी, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। और अगर संपाती हैं निरूपित रेखाएं, जो ग्राफीय निरूपण करने पर हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, वे अगर संपाती हमें मिलती हैं तो उस स्थिति में ये शर्त पूरी होगी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है जो निरूपित रेखाएं ग्राफीय निरूपण में प्राप्त जो निरूपित रेखाएं हैं वे अगर समांतर हमें मिलती हैं तो उस स्थिति में ये शर्त पूरी होगी, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये तीनों ही स्थितियां हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए प्राप्त होती हैं। इनके विलोम भी सत्य हैं। अगर हम दोनों जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उससे हमें यह संबंध अनुपातों के बीच मिलता है तो हम कहेंगे कि निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। और अगर यह संबंध हमें अनुपातों के बीच मिलता है तो हम कहेंगे कि इनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। और अगर यह संबंध हमें अनुपातों के बीच मिलता है तो हम कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा ग्राफीय निरूपण में जो प्राप्त रेखाएं होंगी वो परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।